हेलो एवरीवन। तो आज सेकंड सेशन है हमारे क्लास का। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया में, जिसमें पोर्टुगीज़ कैसे आए थे। ठीक है, कैसे उन लोग अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे इंडिया में। ठीक है, आपको वो समराइज्ड वे में लिखना था और आपको थोड़ा सा आपने अपने उसमें नोट किया होगा कि उनकी जो टाइमलाइन थी, तो हमेशा याद रखना टाइमलाइन एक शॉर्टकट में हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए कि 1498 में क्या हुआ था। वास्को डी गामा आए थे, कैलिकट में अराइव हुए थे। ठीक है, वहाँ का राजा जयमोरिन था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। तो 1503 में फ़र्स्ट पोर्टुगीज़ फोर्ट बना कोचीन में। सेकंड जो पोर्टुगीज़ फोर्ट बना कैनानौर में बना 1505 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको टाइमलाइन थोड़ी पता होनी चाहिए कि जो 1510 में जो पोर्टुगीज़ के गवर्नर थे अल्फोंसो अल्बुकर्क, तो वो उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को वापस गोवा को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जैसे और 1530 में गोवा वाज डिक्लेयर्ड एज द पोर्टुगीज़ कैपिटल। फिर 1535 में जो है ड्यू इज़ कन्क्वायर्ड बाय द पोर्टुगीज़। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो टाइमलाइन आप अपने उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग कल जो हमारा लास्ट था, हमें ये पता चला कि पोर्टुगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया एंड वर द लास्ट टू लीव द लैंड। एंड इन 1961 इंडियन गवर्नमेंट रिकैप्चर्ड गोवा एंड दमन एंड ड्यू फ्रॉम दैम। ठीक है, हम लोग को ये पता चला है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि पोर्टुगीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, उन्होंने कैसे अपने आप को शासन अपना आगे बढ़ाया, कैसे एडमिनिस्टर करते थे वो लोगों को, अपनी पॉलिसीज़ को, क्या क्या पॉलिसीज़ थी। ठीक है, तो हमें राइस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है कि वो कैसे राइज हुए, उन्होंने कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया। ठीक है, अब शासन करने के लिए उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से बनाया कि उसमें एक वाइसरॉय हुआ करता था। ठीक है, वाइसरॉय हुआ करता था जो कि 3 साल का उसका टर्म हुआ करता था। ठीक है, उसके पास एक सेक्रेटरी हुआ करता था और कुछ सालों के बाद एक काउंसिल भी था। ठीक है, तो इसमें क्या था देखो। तो देखो, जो ये राइज़ हुआ ना पोर्टुगीज़ का, उस समय क्या हुआ था पोर्टुगीज़ के टाइम पे, जो नॉर्थन सेक्शन इंडिया का था ना, वो स्प्लिट हुआ था छोटे छोटे पेटी पावर्स में। ठीक है, मतलब छोटे छोटे राजा अपने आप को छोटे छोटे प्रदेश बांट के राज करते थे। ठीक है, और जो डेक्कन पार्ट जो इंडिया का था, साउथ वेस्टर्न में मतलब, तो डेक्कन पार्ट में वेस्ट पार्ट में इंडिया के बाहमनी किंगडम हुआ करता था। ठीक है, वो भी डिज़ोल्व हो गया था स्मॉलर किंगडम्स में उस समय। तो थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए, आप आगे पढ़ेंगे उसमें ये उसमें। तो उसमें क्या हुआ था उस समय, ये उस समय की टाइमलाइन के बारे में आपको मैं बता रही हूँ कि उस समय और क्या क्या चीज़ें थी। डेक्कन में बाहमनी किंगडम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। नॉर्थ में भी छोटे छोटे पार्ट्स में अपने अपने आप पावर्स में, बट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पावर नहीं था। गुजरात में जैसे महमूद बेगड़ा था। ठीक है, महमूद बेगड़ा और ये सब राजाएं जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब देखो जो क्या था कि उस समय अरब्स भी थे मलाबार कोस्ट में ऑलरेडी। ठीक है, तो अरब्स मर्चेंट्स जो हुआ करते थे उस समय के, ठीक है, वो उससे पहले, उनके आने से पहले, पोर्टुगीज़ के आने से पहले वो इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल जमाते थे, तो वहाँ के ट्रेड को, वहाँ के ट्रेड में, वहाँ के कुछ में। ठीक है, तो क्या हुआ कि दे प्रीवियसली यूज टू कंट्रोल द इंडियन ओशन कॉमर्स। ठीक है, अब बट उन जो नेवी की पावर्स है मैच ही नहीं हुई कभी पोर्टुगीज़ के। क्यों? पोर्टुगीज़ के आने के बाद इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन का तरीका पोर्टुगल का बहुत अलग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो मैच ही नहीं कर पाए अरब वाले कभी। ठीक है, पोर्टुगीज़ के पास गन्स भी थे उनके शिप्स पे माउंट होके, उस शिप्स पे वो गन भी बनाते थे माउंट, क्योंकि कभी कभी क्या होती थी कि कभी चोरी हो जाती थी शिप्स की, डकैती होती थी, तो उन लोगों ने शिप्स में अपने गन्स भी माउंट किए थे। ठीक है, और जब वास्को डी गामा यहाँ पे आए, इंडिया पे आए, तो जब वास्को जी आए यहाँ पे, उनका अराइवल हुआ कुछ सालों के बाद, तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया था ना, वो ऑलरेडी पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में था जब वो सेकंड टाइम आए थे 1501 में। गोवा के अराउंड आप यकीन नहीं करेंगे, पोर्टुगीज़ हैड ऑक्यूपाइड अराउंड 60 माइल्स ऑफ शोर लाइन। ठीक है, वो लोग बहुत पोर्ट्स भी कंट्रोल करते थे अपने कब्ज़े में। उनके 4 मेन पोर्ट्स थे, कैनानौर, कोचीन, कैलिकट और मैंगलोर, आपको मैंने बताया था। और ये जो कैनानौर, कोचीन, कैलिकट, ये 3 तो मेन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पोर्टुगीज़ माने जाते थे। ठीक है, उन्होंने मुंबई से लेकर दमन एंड दीव तक अपना अप्रोच बना लिया था अच्छे तक।
गुजरात तक पूरा अप्रोच बना लिया था उन्होंने, ठीक है। और ये पोर्ट्स को मैंगलोर, कन्नौर, कोचिंग एंड कैलीकट को वो बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग थी वहाँ पे, ठीक है। मालाबार में इतनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग नहीं हुई उस समय क्योंकि ऑलरेडी अरब्स थे वहाँ पे, ठीक है। बट उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस तो एग्जर्ट कर ही लिया था वहाँ पे, ठीक है, लोकल किंग्स पे। क्योंकि उनका देखो मेन क्या था, पोर्टुगीज़ क्यों आए थे यहाँ पे, क्योंकि स्पाइस पे ट्रेड करने के लिए, मैंने बताया था ना, ठीक है। पेड्रो अल्वारेस काब्रल स्पेशली जो आए थे, फैक्ट्री उन्हें स्टैब्लिश करी कैलीकट में 1500 में, वो स्पेशली वोएज पे आए थे क्योंकि उन्हें एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी थी। बट वो क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्हें लगा, उन्होंने देखा अरे यहाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड हो सकता है यहाँ पे, तो उन्होंने धीरे धीरे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का, राज करने का सोच लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे अपना, हुगली में भी, वेस्ट बंगाल में भी अपना सेटलमेंट कर दिया अराउंड 16 सेंचुरी के आसपास, ठीक है, एंड ऑफ द 16 सेंचुरी। तो क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत फोकस था उनका ऑलरेडी। उन्होंने बहुत सारी अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग करी है, उन्होंने अपने सी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया। तो जो जैसे मैंने बताया बहामनी किंगडम जो डेक्कन में था वो वॉज डिजॉल्विंग इनटू स्मॉलर किंगडम्स, ठीक है। नन ऑफ द पावर्स possessed a worth mentioning power, their a strong holding, and they had no plans to improve their maritime capabilities. कोई कुछ नहीं करता था। तो इसलिए वो लोग जो जब बहामनी किंगडम के बाद ऐसे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, दे वर नॉट क्वाइट फेमस। जो पोर्टुगीज़ अपना इन्फ्लुएंस बनाने में इसलिए ज़्यादा सक्षम साबित हुए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने फिर अब मैंने बताया कि उन्होंने अपने मैरीटाइम वॉरफेयर को भी, नेवीज़ को भी स्ट्रॉन्ग बनाया, गन्स माउंट किए शिप्स में, ठीक है। तो जो वाइसरॉय था ना वो 3 साल के लिए बनता था, ठीक है। ही वॉज इन द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही वॉज द हेड, ठीक है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे वो वाइसरॉय हुआ करता था उस समय, ठीक है। और उसके पास क्या होता था, सेक्रेटरी हुआ करता था, और सब्सिक्वेंटली कुछ सालों बाद एक काउंसिल भी बन जाती थी, ठीक है। और जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट चीज़ थी वो चीज़ थी कि जो एक पर्सन था जिसको हम वेडर द फेजेंडा के नाम से जानते हैं, वेडर द, देखो सबसे पहले तो वो था, मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट, हाँ। सबसे पहले आप तो वाइसरॉय था एडमिनिस्ट्रेशन में, वाइसरॉय, ठीक है। सेकंड था जो दूसरा है नाम, वेडर द फेजेंडा। वेडर द फेजेंडा क्या वो करता था, रेवेन्यूज़ हो गए और कितनी शिप्स आ रही है जा रही है बाहर, कार्गोज़ कितने डिस्पैच हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वो देखता था, ठीक है। स्पेशली रेवेन्यूज़ को कंट्रोल करता था, ठीक है। और उस समय क्या हुआ करता था कि जो फोर्ट्स हुआ करते थे, ठीक है, गढ़ बने थे फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना तक, जो कैप्टन्स के अंदर हुआ करते थे, जो कि फैक्टर्स कैप्टन्स होते थे उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में 3rd नंबर पे, जो कि हु वर असिस्टेड बाय, किससे, फैक्टर्स। कैप्टन्स जो हैं वो किसके द्वारा असिस्ट किए जाते थे, फैक्टर्स के द्वारा, ठीक है। एंड फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना फोर्टिफिकेशंस वर कमांडेड बाय कैप्टन्स, ठीक है, who were aided by factors whose influence was amplified by communication obstacles and was all too frequently utilized for personal gain, ठीक है। इस वजह से धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होने लगा क्योंकि वो पर्सनल गेन में घुस गए, ठीक है। वो अपना पर्सनल गेन निकालने लगे हर एक जॉब में, ठीक है। तो उनकी देखो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, बेसिकली जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने नेवी पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, बट उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन होने लगा। अब वो पॉलिसीज़ क्या थी, हम पॉलिसीज़ अब देखेंगे, ठीक है। आपको ये 3 चीज़ तो याद रखने, वाइसरॉय, वेडर ऑफ जो रेवेन्यू संभालते थे, और कैप्टन्स फैक्टर्स जो आपको फोर्टिफिकेशन में हेल्प करते थे, कैप्टन्स कमांड करते थे ना, फोर्टिफिकेशन वो कमांडेड बाय कैप्टन्स हु आर एडेड बाय फैक्टर्स। तो ये 3 चीज़ तो मेन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब उनकी पॉलिसीज़ में क्या है वो हम देखते हैं। सो अब बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज़ की। तो देखो क्या होता है, ये हिंदूज़ और मुस्लिम्स के ना ऑलरेडी ये अगेंस्ट में थे, ये इंटॉलरेंट थे उनके अगेंस्ट। तो एक बार क्या होता है कि 1579 में अकबर ने फॉरवर्ड किया होता है एक लेटर, ठीक है, टू द अथॉरिटीज़ ऑफ गोवा, जिसमें वो रिक्वेस्ट करता है कि उनको, ठीक है, 2 लर्न प्रीस्ट चाहिए, ठीक है। तो अकबर ने कि कब, 1579 में, अकबर ने 1579 में, ये रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ 1579 में ही हुआ था ये,
कि अकबर सेंट अ लेटर टू द रूलर्स ऑफ गोवा कि अकबर ने वांटेड 2 प्रीस्ट। ठीक है, तो जो चर्च लीडर्स थे गोवा में, वो बहुत एक्सेप्ट किया उन्होंने जॉयफुली द इनविटेशन। तो इस चीज़ को देख के ये अपॉर्चुनिटी समझी उनने कि भाई एम्परर को भी कन्वर्ट कर देंगे एज वेल एज द कोर्ट पीपल, और लोगों को भी, उनकी जनता को भी कन्वर्ट कर देंगे किसमें, क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, तो चर्च ने बहुत अच्छे से 2 प्रीस्ट को भेजा ये टास्क करने के लिए। ठीक है, सो 1579 में अकबर ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया 2 प्रीस्ट का, फिर चर्च लीडर्स ने जॉयफुली एक्सेप्टेड इट एंड उन लोगों ने दो प्रीस्ट को भेज दिए फतेहपुर सीकरी में जहाँ पे अकबर रहता था। ठीक है, 1580 में जो है 2 प्रीस्ट वर सेंड, ये रिक्वेस्ट जो है फुलफिल हुई। ठीक है, 1583 में और उसके बाद क्या हुआ कि बट ये जो 2 पीस थे एक्वावीवा और मॉन्सेरेट नाम के, उन लोगों ने फिलफिल नहीं की एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कि अकबर को मतलब वो कन्वर्ट नहीं कर पाए क्रिश्चियनिटी पे, तो इट वाज अ ड्रॉबैक फॉर द पोर्टुगीज़। ठीक है, तो अकबर्स जो सेकंड मिशन था डिस्पैच्ड इन 1590, फिर ये 1592 में फिर से ये सिमिलर नोट पे एंड हो गया। मतलब वो पोर्टुगीज़ कन्वर्ट नहीं कर पाए इतने क्रिश्चियनिटी में, कहाँ को, अकबर को और अकबर के कोर्ट के पीपल को। ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ चलता रहा। तो यू नो द थर्ड मिशन वाज आल्सो सेंट वंस अगेन, अकबर ने फिर से वेलकम किया उसको लाहौर में। ठीक है, इन 1595 एंड स्टेड एज अ टाइप ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब लाहौर में जब अराइव हुआ थर्ड मिशन, मतलब प्रीस्ट वहाँ पे अराइव हुए, तो 1595 में लाहौर में एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के नाम से एक स्टैब्लिश हो गया वहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंडिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन सेकुलर पॉलिटिक्स चलने लग गई वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि प्रिंस सलीम जो अकबर के बेटे थे, जब वो थ्रोन में असेंड किए एज अ जहांगीर, तो उन्होंने क्या किया, ही अस्वेज द मुस्लिम्स बाय नेग्लेक्टिंग द प्रीस्ट। तो जो जहांगीर है, मतलब प्रिंस सलीम है, तो उन्होंने क्या किया, नेग्लेक्ट किया ये जो प्रीस्ट को, फादर्स को। तो बट ये टेम्पररी था। तो इन 1606 में, ठीक है, ही रिन्यूड हिज फेवर्स टू प्रीस्ट, मतलब क्रिश्चियनिटी को। तो उसने एक चर्च था एक लाहौर में, जो परमानेंट इंस्टीट्यूशन बना अकबर के टाइम पे, वॉज रिटेन्ड विच वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द अकबर्स रेन। ठीक है, तो 1600 कब 6 में वो फेवर, ये पोर्टुगीज़ जो है फेवर पा सके किसका, जहांगीर का। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए पोर्टुगीज़ की उसमें। ठीक है, अकबर और जहांगीर के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कौन राजा था, कौन रूल कर रहा था। अकबर भी था, और उसके बाद कौन आया, जहांगीर भी उनका कंटेम्प्रेरी था। ठीक है, तो जो प्रीस्ट थे, जो मिशनरीज थे, ग्रू होपफुल ऑफ पुलिंग जहांगीर इनटू द क्रिश्चियन फोल्ड, जब जैसे वो फेवर में आने लगा बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। बट दीज एक्सपेक्टेशंस हाउएवर वर डैश्ड। ठीक है, मतलब वो फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, और क्योंकि जो पोर्टुगीज़ जो वाइस रॉय भी अपॉइंट करते थे ना, जो पोर्टुगीज़ के वाइस रॉय हुआ करते थे, उनका भी बहुत हॉटी टाइप का बिहेवियर हुआ करता था विद द मुगल एम्परर। तो उस वजह से भी एक सेकुलर पॉलिटिक्स चलने लग गई, और लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिकॉज दैट पॉलिटिक्स वॉज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एट दैट टाइम। ठीक है, देखो अब उस टाइम में एक और चीज़ हुई, क्या हुई कि धीरे धीरे जो है पोर्टुगीज़ जो है वो फेवर लूज़ करने लग गए थे विथ मुगल्स जो मतलब जो अकबर और जहांगीर के टाइम पे वो जो कंटेम्प्रेरी थे उनके उनसे फेवर लूज़ करने लग गए थे। ठीक है, क्या हुआ कि 1606 में तो फिर से वो क्या बोलते हैं, प्रिंस सलीम उनके फेवर में आ गया था। उसने वो रिटेन किया वहाँ का लाहौर में जो कुछ चर्च बना था। ठीक है, तो बट वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाया वहाँ के लोगों को। तो धीरे धीरे मुगल्स में 1608 में क्या हुआ, कैप्टन विलियम हॉकिंग्स ही आ गया। 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स आ गए थे वापस ही इंडिया में। ठीक है, वो अपने शिप हेक्टर में, एक फेमस शिप हेक्टर हुआ करती थी। ठीक है, अपने शिप हेक्टर में आ गए थे। वो सूरत पहुँचे अपने शिप में। ठीक है, सूरत पहुँचे, उन्होंने सूरत लैंड किया। ठीक है, तो वो लेटर लाए थे फ्रॉम जेम्स
वन ऑफ इंग्लैंड कि जहांगीर की कोर्ट में लाए थे वो भी जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे कि परमिशन टू डू बिजनेस इन इंडिया, उनको भी परमिशन चाहिए थी, जहांगीर के कोर्ट में थे वो, ठीक है। जहांगीर था उस समय, हमें सब पता होना चाहिए, ठीक है। वो परमिशन लाए थे कि बिज़नेस करने की, बिज़नेस करना है उनको, ठीक है। अब क्या करें, 1608 में विलियम हॉकिंस भी आ गया था, मतलब इंग्लैंड का भी एंट्री स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, ठीक है। अब तो लड़ाई होनी थी, अब डिक्लाइन तो होना ही था पोर्टुगीज़ का, ठीक है। तो ये असली में क्या हुआ था, हॉकिंस को ये जो पोर्टुगीज़ की नेवी ने कंट्रोल करने की भी, प्रिवेंट करने की कोशिश करी कि वो मुग़ल कोर्ट तक ना पहुंच पाए, बट वो पहुंच गया, ठीक है। वो लोग उनको रोक नहीं पाए। हॉकिंस वॉज अपॉइंटेड एज द मनसबदार, ठीक है, एट अ सैलरी ऑफ 30,000। याद रखना इसको, हॉकिंस को भी मनसबदार पे अपॉइंट कर दिया मुगल, जैसे मुगल लोगों से मिल गया वो, जहांगीर से मिला, उसको मनसबदार अपॉइंट कर दिया क्योंकि वो बिजनेस करने आया था। तो हॉकिंस वॉज मैरिड टू अ डॉटर ऑफ अर्मेनियन क्रिश्चियन नेम मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक शाह से उसकी शादी भी हो गई, ठीक है। धीरे धीरे कैसे यूरोपियंस ने अपना कब्ज़ा जमाया, कैसे अब ये इंग्लैंड वाले लोगों ने भी अपना कब्ज़ा जमाया कि ये हॉकिंस आया और उसने डॉटर से, किसके डॉटर से, आर्मेनियन क्रिश्चियन था कोई, और उसका उसकी बेटी मुबारक शाह थी, उससे उसकी शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पोर्टुगीज़ और मुग़ल एम्पायर में, ठीक है, क्या हुआ देखो, क्या हो गए, पोर्टुगीज़ और मुगल एम्पायर के जो रिलेशन है थोड़ा ख़राब होने लग गए। तो इंग्लिश जो शिप्स हुआ करती थी वो स्टॉप हो गई, पोर्टुगीज़ ने स्टॉप करा, ठीक है, उन्हें एट द पोर्ट ऑफ सूरत। तो सूरत में जब हॉकिंस लैंड हुआ था अपने शिप हेक्टर के साथ, तो पहले पोर्टुगीज़ चाह रहे थे वो ना मिले मुगल एम्पायर, लेकिन वो मिला, उसकी शादी भी हो गई फिर वहाँ पे आके, ठीक है। तो इंग्लिश जो शिप्स थी वो स्टॉप बाय द पोर्टुगीज एट द पोर्ट ऑफ सूरत। तो हॉकिंस फिर बैफल हो गया, हॉकिंस क्या करें क्या करें क्या करें, तो उसने क्या किया, 1600 में ही हैड टू लीव द कोर्ट एट, ठीक है, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, 1611 में, ठीक है। एंड 1612 में इंग्लिश शिप जो ड्रैगन नाम का है, वो कैप्टन बेस्ट के अंडर, वो अलॉन्ग विद द शिप लिटिल शिप ओसिएंडर, मतलब एक ड्रैगन बड़ी शिप थी, एक छोटा शिप इसके साथ अकम्पनी हुआ ओसिएंडर, ये 1612 में इंडिया पे पहुंच गए फिर से, ठीक है, 1612 में, ठीक है। ये आए, उन्होंने लड़ा, ठीक है, पोर्टुगीज़ से, ठीक है। जहांगीर इम्प्रेस हुआ कि भाई देखो इतनी अच्छी शिप है, इतनी अच्छी नेवी है इनकी, तो वो उसके बाद क्या हुआ कि पोर्टुगीज़ का फेवर वो छोड़ते गए, ठीक है। और ड्यूरिंग द रे ऑफ शाहजहाँ ये उन्होंने क्या किया, द एडवांटेजेस एन्जॉयड बाय द पोर्टुगीज वर ऑल्सो लॉस्ट फॉर एवर। शाहजहाँ उसके बाद आए थे ना, ठीक है, जहांगीर के बाद। तो वो जो पोर्टुगीज़ का जो मतलब फेवर करते थे, वो पूरी तरीके से फेवर करना बंद कर दिया था मुगल्स ने, ठीक है। वो टोटल इंग्लिश को फेवर करते थे कि उनकी नेवी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनकी नेवी और ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए, ठीक है। तो ये तो रहा धीरे धीरे कैसे फेवर लूज़ किया उन्होंने मुगल्स का, जो राज कर रहे थे इंडिया पे उस समय, ठीक है। बिजनेस करने के लिए आए थे, धीरे धीरे अपनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बना दी उन लोगों ने, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि देखो एक एक चीज़ें, एक जैसे पोर्टुगीज़ डिक्लाइन हो रहा था, तो एक दूसरे उस पर इंग्लिश राइज हो रहा था, इंग्लिश लोग राइज हो रहे थे सारे के सारे यूरोपियंस, ठीक है। देखो हम डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनकी सबसे पहले तो रिलीजियस पॉलिसीज़ जो हमने जानी कि बिल्कुल इंटॉलरेंट थी, तो लोगों को जो पसंद नहीं आई कि क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट होना है बंदूक की धार पे या तलवार की धार पे, ठीक है, ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं है। तो रिलीजियस पॉलिसीज़ बिल्कुल कट्टर थी इनकी, जो लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए डिक्लाइन हुआ पहले नंबर में, ठीक है। उसके बाद डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस था, डिसऑनेस्ट थे वो लोग। तो आपको पता होगा कि जो मैंने बताया था कैप्टन्स थे, फैक्टर्स थे, ये अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते थे, ठीक है। ये डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस करने लग गए, सी पायरेसी करने लग गए, तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ गया लोगों की तरफ से कि भाई हमारा सामान चोरी हो रहा है, डकैती हो रही है, तो लोगों को ये पसंद नहीं आई ये पॉलिसीज़ इनकी। और वैसे भी ब्राज़ील की डिस्कवरी हो चुकी थी उस समय तक, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील की डिस्कवरी हो चुकी थी, और इस वजह से डाइवर्ट हो गए ये लोग, कहाँ, अपने एक्टिविटीज़ में, वहाँ के लिए, टू द वेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो स्पेन और पोर्टुगल का यूनियन हो गया, स्पेन एंड पोर्टुगल का, जो दो मैंने बोला था ना, ट्रेडी ऑफ टॉर्टोसेलाज़ हुई थी,
स्पेन टू द वेस्ट एंड पोर्टुगल टू द ईस्ट। तो स्पेन एंड पोर्टुगल का जो यूनियन हुआ, ठीक है, इस यूनियन ऑफ द टू किंगडम्स ऑफ स्पेन एंड पोर्टुगल इन 1580 एंड 1581 है ना, ड्रैग्ड स्मॉलर किंगडम्स इनटू द स्पेन साइड। और जो स्पेन वॉर में था किसके अगेंस्ट, इंग्लैंड एंड हॉलैंड। तो ये बैडली अफेक्टेड द पोर्टुगीज मोनोपली ऑफ ट्रेड इन इंडिया। इस वजह से उनका ट्रेड इफेक्ट हुआ, ठीक है, ट्रेड में इफेक्ट पड़ा। आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, छोटे छोटे अपने पॉइंट्स अपने हिसाब से आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो गोवा था ना, गोवा विच रिमेंड विद द पोर्टुगीज हैड लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस। वो इम्पोर्टेंस ही उसने गंवा दी थी एज अ पोर्ट आफ्टर द फॉल ऑफ विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। जो फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर से जो गोवा उन लोगों ने लिया था, वो अपनी इम्पोर्टेंस खो चुका था ड्यू टू द फॉल ऑफ विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। और स्पाइस ट्रेड जो था, ठीक है, जो डच के कंट्रोल में आ गया था। मैंने बोला था ना स्पाइस ट्रेड में वो ट्रेड करने आए थे साउथ इंडिया में, क्योंकि स्पाइसेस बहुत फेमस थी, तो उस वजह से अब वो डच लोग के कंट्रोल में आ गई थी स्पाइस ट्रेड। तो ये जो स्पाइस ट्रेड था वो डच के कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है। और जो क्या थी, गोवा ने अपनी लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस एज अ पोर्ट। जो गोवा पोर्ट था उसने अपनी इम्पोर्टेंस खोल दी थी, क्योंकि विजयनगर एम्पायर का क्या हुआ था, उसमें डाउनफॉल हो गया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इनकी नेवी जो थोड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी एट इन कंपैरिजन टू मुगल्स अरब्स, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने उनकी नेवीज़ को हरा दिया था। नेवल असॉल्ट्स भी हुए थे इन पे 1683 में। 1683 में इन पे नेवल असॉल्ट्स भी हुए थे, 2 नेवल असॉल्ट्स हुए थे, ठीक है, 2 नेवल असॉल्ट्स हुए थे। किसने किए थे बताओ? 1680, ये आप मुझे बताएंगे। आफ्टर 2 नेवल असॉल्ट्स, इनके नेवल असॉल्ट्स हुए थे मराठास ने किए थे, ठीक है, मराठास ने किए थे 1683 में इन पे नेवल असॉल्ट्स, और ठीक है। और इस वजह से मराठास ने जो है गोवा को भी इन्वेड कर दिया था, जो कि इम्पोर्टेंस अपने ऑलरेडी खो चुका था। मराठास इन्वेडेड गोवा ऑल्सो 1683 में। तो धीरे धीरे इस वजह से इनका डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। देखो उनकी आर्टिलरी गेव देम अ ग्रेट एडवांटेज इन द सी वॉरफेयर। उन्होंने लैंड में भी अपने आप को बेटर फाइटर्स साबित किया, बट धीरे धीरे दे वर वाइप्ड आउट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, ठीक है। एट इट्स क्लाइमैक्स द पोर्टुगीज एम्पायर वॉज स्प्रेड इन मैनी आइसोलेटेड कॉलोनीज इन इंटर पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। फिर हुगली में भी उन्होंने अपना बेस बना दिया था, ठीक है। देखो क्योंकि ना जो अल्फोंसो डे अल्बुकर्क जो था, वो आया था ना अल्फोंसो डे अल्बुकर्क एज अ वाइस रॉय बन के, गवर्नर बन के, ठीक है। तो वो ही हैड द सेम स्पिरिट एज डुप्लेक्स और लॉर्ड क्लाइव, बट उसकी पॉलिसी को आगे लोगों ने, गवर्नर ने कंटिन्यू नहीं किया। इस वजह से जो पोर्टुगीज़ का एम्पायर है ना इंडियन सॉइल में वॉज अबेंडेंड, ठीक है, मतलब यूरोपियंस ने उनको ओवरटेक कर लिया, ठीक है। एंड 1612 में भी आपको पता है दे लॉस्ट सूरत टू ब्रिटिश, ठीक है। और जब ये कौन कैप्टन बेस्ट आए थे, ठीक है, अपनी शिप्स लेके, तो 1612 में उन्होंने क्या कर दिया, दे लॉस्ट सूरत टू द ब्रिटिश, ठीक है। तो और 1612 में सूरत को लूज़ किया उन्होंने, और 1612 में सूरत को लूज़ किया, ठीक है। 1631 में मुगल्स ने रिकैप्चर किया हुगली वॉज रिकैप्चर्ड बाय मुगल्स अगेन। और 1661 में क्या हुआ, पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट जो है गेव बॉम्बे। 1661 में जो बॉम्बे का केस आया था वो हुआ था, आपको पता होगा कि बॉम्बे को एज अ डाउरी दिया गया था, ठीक है। पोर्टुगीज गवर्नमेंट गिव बॉम्बे इन डाउरी टू प्रिंस चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि शादी करी थी उसने, ठीक है। 1661 में बॉम्बे एज अ डाउरी और किसको, इंग्लिश को दे दिया गया था, ब्रिटिश को, ठीक है। यही चीज़ गलत चीज़ें हुई है, ठीक है, हमारे पास्ट में। तो 19th सेंचुरी तक ना पोर्टुगीज़ वर कन्फाइन टू ओनली गोवा, दमन एंड दीव, जो कि 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से उनसे रिकैप्चर कर लिया, अपना ही पार्ट था वो,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई, डिक्लाइन होने के रीजंस ऐसे ही हैं कि इंग्लिश का राइज हुआ, डच का आ गया, डच ने स्पाइस ट्रेड कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, मराठा ने उनको इन्वेड कर लिया, वॉर हो गया, हुगली उनसे वापस रिकैप्चर हो गई, 1631 में मुगल्स ने ले ली। 1661 में बॉम्बे जो था उनका एक वो शोर लाइन में रूल करते थे, वो 1661 में एज अ डाउरी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्यों, और उनका ध्यान ही एक्चुअली ब्राज़ील की डिस्कवरी हो गई तो उनका ध्यान ही उस ओर चला गया। ठीक है, और फिर स्पेन और उसका यूनियन हो गया, पोर्टुगल का, और डिसऑनेस्ट थे प्रैक्टिसेस करने लग गए वो लोग। रिलीजियस पॉलिसी सबसे सबसे बड़ी चीज़ थी उनकी, रिलीजियस पॉलिसीज थी, जो कि इट वाज द मेन रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ द ये पोर्टुगीज़। मतलब मेन रीज़न था दैट दे कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनकी सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज़। ठीक है, ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंस क्या था उनका। सिग्निफिकेंस आपको शॉर्टकट में ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सिग्निफिकेंस आपको पता चल ही गया होगा अभी तक कि वो नेवल पावर में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनकी नेवल पावर बहुत अच्छी थी। ठीक है, नेवल पावर बहुत अच्छी थी क्योंकि तब तक ना चोलाज मतलब चोला एम्पायर जो था इंडिया में, वो बहुत अच्छा कर रहा था काम नेवी में, सबसे अच्छी उसकी नेवी हुआ करती थी। ठीक है, बट वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कोई फॉरेन का एलिमेंट, मतलब पोर्टुगीज़ जो थे वो इतने अच्छे थे नेवी में। ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन था ना टू द मुगल यूज़ ऑफ फील्ड गन्स एंड द आर्टिलरी, तो ये चीज़ें कंट्रीब्यूशन उनका बहुत काउंट करता है। ठीक है, मतलब वो नेवीज़ में, वॉर्स में, इनका आर्टिलरीज में बहुत अच्छे थे। ठीक है, ऑन शोर क्या था, सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री इनका बहुत अच्छा था, उन्होंने अपनी ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री बहुत अच्छी बनाई थी ऑन शोर में। ठीक है, स्पेनिश मॉडल पर बनाई थी ये इन्फेंट्री, अच्छी थी इनकी। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1630s इफ़ आई रिमेंबर अराउंड। ठीक है, एज अ काउंटर टू द डच प्रेशर। ठीक है, तो लेटर क्या हुआ, जो कि ये चीज़ें सब फ्रेंच ने ले ली, इंग्लिश ने अपना ली, फिर मराठास ने, सिक्स ने अपना ली, बट ये स्टार्टिंग इन्हीं, यही चीज़ सिग्निफिकेंट है क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग करी उस चीज़ की, ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री। ठीक है, ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री इन्होंने इंट्रोडक्शन किया, जिसको बाद में ब्रिटिशर्स ने, मराठा, सिक्स, फ्रेंच ने अपनाया। ठीक है, और मल्टी डेक्ड शिप्स बनाते थे ये लोग। ठीक है, और ये लिख लेना आप खुद से। ठीक है, मल्टी डेक्ड शिप्स बनाते थे। ठीक है, और म्यूज़िक में बहुत अपनी रुचि रखते थे। ठीक है, इनको यूरोपियन आर्ट बहुत अच्छा आता था। इन लोगों ने ना अपने जो मिशनरीज और चर्च बनाए थे ना, अंदर से पेंटिंग्स और कार्विंग्स, स्कल्पचर बहुत अच्छे, मतलब अपने ही तरीके से बनाए थे, बहुत फेमस थे उस समय कि वो खुद ही शुरुआत करी थी, इंट्रोडक्शन किया था उस चीज़ का। ये सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ का जो गोवा में उन्होंने आर्ट किया था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था। इंटीरियर्स जो बनाए थे चर्च के अंदर, वो बहुत सारा वुड वर्क का काम था उसमें। ठीक है, सीलिंग्स जो थे पेंटेड थे, बट सिंपल रखे जाते थे। तो ये सब उनका आर्किटेक्चरल प्लान, मतलब आर्किटेक्चर में भी वो लोग बहुत अच्छे थे, आर्किटेक्चर में भी वो लोग बहुत अच्छे थे। ठीक है, म्यूज़िक में भी वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, म्यूज़िक का इंटरप्रेट यूरोपियन का बहुत अच्छी तरह करते थे। ठीक है, और उन्होंने कंट्रीब्यूशन काफ़ी चीज़ में, वॉर टाइम, मैरी टाइम, बहुत चीज़ों में किया हुआ है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जो मोस्ट historians agree that the arrival of the Portuguese not only signaled the beginning of the European age but also the growth of the maritime power। ठीक है, तो जो पोर्टुगीज़ ने जो अपने आर्म्ड करा ना शिप्स को, ऊपर गन लगाई थी, कैनन्स लगाए थे, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिक्योरिंग अ मोनोपोली ओवर द कॉमर्स बाय थ्रेटनिंग और यूजिंग फोर्स। वो बहुत फोर्स यूज़ करते थे, थ्रेटन यूज़ करते थे, तो इस वजह से भी उनका डिक्लाइन हुआ था। बट ये सिग्निफिकेंट स्टेप है क्योंकि उन्होंने अपने शिप्स को, मैरीटाइम वॉरफेयर को बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनाई थी उसमें। सोल्जर्स को उसको कोई मैच नहीं कर पाता था। ये जो ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री, ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री ऑन शोर्स, उन्हें बहुत अच्छा बनाए थे, जो डेमोस्ट्रेट करते थे, मिलिट्री इनोवेशन को डेमोस्ट्रेट करते थे। उनकी सिग्निफिकेंट मिलिट्री कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। ठीक है, स्पेनिश मॉडल पर मैंने बताया था। ठीक है, और मैरीटाइम टैक्टिक्स उनके बहुत अच्छे थे। ठीक है,
और उनको जो गोवा में है था सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, उनको बहुत इनकॉर्पोरेटिंग डायमंड्स एज अ सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ जो आर्ट्स था उनको बहुत मतलब अच्छे से आने लगे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया गोवा को, उन्होंने सेंटर बनाया उस वर्क का। ठीक है, इन चर्च के इंटीरियर जो उनने बिल्ड करे, पोर्टुगीज़ ने जो बिल्ड करे, दे इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ वुड वर्क एंड आर्ट एंड सीलिंग्स पेंटेड थी। तो आर्किटेक्चरल प्लान्स में भी वो काफ़ी मतलब अच्छे थे, बट सिंपल था बट अच्छा था, इन्होंने नया टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन किया उस समय। तो ये चीज़ कुछ सिग्निफिकेंस है पोर्टुगीज़ का इंडिया में, उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद डच की एंट्री कैसे हुई, उनका राइज कैसे हुआ, जो कि एक डिक्लाइन का एक वजह भी रह चुकी है पोर्टुगीज़ का। तो डच की वो हम जो डच के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका होमवर्क ये है, आपको मुझे बताना है इसकी टाइमलाइन। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे टाइमलाइन कोई भी चीज़ पूछ सकती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको 4-5 टाइमलाइंस पूछूंगी कब क्या हुआ, जो प्रीवियस 2 क्लासेस के। आपको इसलिए ढंग से अच्छे से पढ़ना है और मैप्स भी देखना है साथ साथ में पूरा, कि अटलांटिक ओशन और स्पेन और पोर्टुगल कहाँ है अभी, और अटलांटिक ओशन उनके कहाँ है, ट्रिटी ऑफ टॉर्डेसलास और ये सब चीज़ें मैप में, उनकी जो लाइन थी अटलांटिक ओशन में वो किसके नज़दीक थी, कौन सा पॉइंट था वो। ठीक है, और टाइमलाइन के बारे में आप ये आपका ये होमवर्क है। देखो सिग्निफिकेंस डिक्लाइन तो हर कोई कुछ भी कर लेता है, आपको टाइमलाइन थोड़ा सा देखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स थे। ठीक है, और कौन से कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे इनके पोर्टुगीज़ के टाइम पे, तो आपको ये मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।